हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है बहुत खास वीडियो। क्यों? क्योंकि ये पिछले 13 साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़े हुए हैं उनको कवर कर रहा है। जी हाँ, इसमें जितने क्वेश्चन है वो तो साथ में आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन और उनसे आने वाले कैसे और क्वेश्चन आएंगे ये सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी तक किस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिन्हें आप देने में पहले असमर्थ थे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप 100 आउट ऑफ 100% क्वेश्चन आप करके आएंगे। चलिए तो देखें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया। जी हाँ, भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो भाई ध्यान रखेंगे कि राज्यों का एक महासंघ, राज्यों का एक परिसंघ, राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक सम्मेलन। तो बिल्कुल सही आंसर होगा राज्यों का एक संघ। जी हाँ, राज्यों का एक संघ हमारे संविधान को बताया गया, हमारे भारत को बताया गया है हमारे संविधान में। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या इनसे रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र की व्याख्या कर रहा है, ठीक है? अनुच्छेद 1 का एक जो भाग है सबसेक्शन कहता है कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है? ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। भारत संघ और भारत के क्षेत्र वाक्यांशों में अंतर करना होगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है भारत के क्षेत्र और भारत संघ में अंतर आपको करना होगा। भारत संघ में केवल संघीय व्यवस्था के सदस्य होने और संघ के साथ शक्तियों को साझा करने की स्थिति का उपभोग करने वाले राज्य शामिल हैं, ठीक है? भारत के क्षेत्र में केवल राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में भारत द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। जी हाँ, मतलब जैसे पीओके की बात करें तो अभी वो भारत में शामिल नहीं है, लेकिन पीओके में जैसे ही भारत उसे अधिकृत कर लेगा, अपना जो हमारा हिस्सा है उसे दोबारा से हमारा बना लेगा, तो उसमें वो सारे कानून लागू किए जाएँगे जो भारत में और भारत का संघ का हिस्सा माना जाएगा उसे, ठीक है? संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और क्षेत्रों दोनों को निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड स्टेट एंड द टेरिटरीज़ बोथ, दोनों को अलग-अलग किया गया है। तो देखिए कितने कितने इम्पोर्टेंट ये पूरे के पूरे भाग हमने आपको बताए हैं और इनसे आपका रिवीजन तो होगा, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो भाई लोकतंत्र का तीसरा स्तर तो राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भाई, इसका तीसरा जो स्तर है वो है स्थानीय स्वशासन। जी हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्थात नगर पालिकाएं और पंचायतें। जी हाँ, नगर पालिकाएं और पंचायतें, इन्हीं को हम तीसरा स्तंभ कहते हैं। तो देखें जरा, पंचायती राज संस्थान पीआरआई भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं। जी हाँ, पंचायत के चुनाव हों या नगर पालिकाओं के चुनाव हों, हमारे शहर से ही, हमारे गांव से ही मेंबर चुने जाते हैं। और वही, क्योंकि वो हमारे बीच में से ही रहते हैं, उन्हें हमारी समस्याओं का पता होता है, उन्हें गांव की, उन्हें शहर की समस्याओं का पता होता है और इसी वजह से वो ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। पीआरआई को संवैधानिक रूप से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए संवैधानिक रूप से तैयार किया गया और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। परिणाम स्वरूप संघ और राज्य सरकारों के बाद पंचायतें शासन की तीसरी श्रेणी का हिस्सा बन गई। ठीक, ध्यान रखेंगे, संघ और राज्य के बाद पंचायतें तीसरी श्रेणी का हिस्सा बन गई। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि भाई ये 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 1992 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इनेक्ट हो पाया 1993 में। जी, कब हो पाया? 1993 में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब ये इनेक्ट हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। जी हाँ, हमारे प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो भारत में मुक्त व्यापार नीति लेकर आए थे और इन्हीं के जो
वित्त मंत्री थे वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, ठीक है? तो पीवी नरसिम्हा राव। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, किनने अंतिम रूप से इस कानून को मंजूरी दी थी, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तो कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसी वजह से अगर उस समय के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री शंकर दयाल शर्मा जी। कौन थे? श्री शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो भाई शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 ए आता है, और वो आता है 86वां संविधान संशोधन। जी हाँ, कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसे आप ध्यान रखेंगे, 86 अमेंडमेंट एक्ट। देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, और इसे अनुच्छेद 21 का के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें हम बोलते हैं कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 चा में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान देता है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद तापस मजूमदार समिति, जो तापस मजूमदार समिति है, 1900 अनुशंसा पर अनुच्छेद 21 का के सम्मेलन को शामिल किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया है हमने आपसे। आपसे जब पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार किस समिति के सुझाव पर है, तो ध्यान रखना तापस मजूमदार कमेटी 1999 में जो बनी हुई थी। इसे बिल्कुल 100% नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 2002 में भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मतलब ये अब हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब जो हमसे छीने ना जा सके। भारतीय होने के नाते जो अधिकार हमें मिलते हैं, हमारा संविधान हमें जो अधिकार देता है, वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 21 का को सम्मिलित किया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया? अधिकार बना दिया, एक मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और ये इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है। आने वाले सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, हिस्ट्री भी कवर करेंगे, और हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स भी। तो बस आप ध्यान रखिए कि इनके बाद आपका रिवीजन तो पूरा होगा, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात है कि आपको नए बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून, और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए 86वां संशोधन प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि डोंगरी, डोगरी, बोडो, फारसी या संताली। तो बिल्कुल सही बात है कि फारसी तो मुगलों की भाषा हुआ करती थी। किसकी भाषा हुआ करती थी? जी हाँ, मुगलों की। अगर कभी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ जाए कि मुगलों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी, उर्दू नहीं थी, फारसी थी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा फारसी, क्योंकि डोगरी, बोडो, संथाली तो हमारे यहाँ की भाषाएं हैं, लेकिन फारसी हमारे यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो आगे देखिए, तो ये पूरी की पूरी हमने 22 भाषाएं जो हैं भारत की 8वीं अनुसूची में, उनमें 22 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं? तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। ये आप देख सकते हैं 13। और उसके बाद संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। ये है हमारी 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो भाई अपीलीय, मूल है, सलाहकार है। तो भाई वित्तीय नहीं है। जी हाँ, वित्तीय नहीं है। हमारे यहाँ वित्तीय अधिकार क्षेत्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए जरा देखें। तो यहाँ पर आंसर जो आने वाला है वो डी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कई मामलों में अधिकार क्षेत्र है। इसका अधिकार क्षेत्र आमतौर पर मूल, अपीलीय और सलाहकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत अदालत मौलिक अधिकारों को लागू करती है, संघीय विवादों को सुनती है और मामलों को स्थानांतरित कर सकती है। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। अब आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से क्या काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए। उसके बाद फिर
नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को संविधान के अनुच्छेद 132 का 1, 133 का 1 और 134 के तहत किसी भी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। दोनों सिविल और आपराधिक मामलों में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्र का अधिकार है, जिसे विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 143, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है कि भाई राष्ट्रपति को जब जरूरत पड़ती है सलाह की, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के थ्रू उन्हें सलाह दे सकता है, किस अनुच्छेद के अधिकार के रूप में उन्हें सलाह दी जा सकती है। तो 143 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च महत्व के पूर्व संवैधानिक व्यवस्था से उत्पन्न सार्वजनिक महत्व या विवादों के प्रश्नों को संदर्भित करने की शक्ति भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये प्रेसिडेंट के पास हमारी जो शक्ति है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्थापित किया गया। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई यहाँ पर 21A लगाया गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें, तपस मजूमदार कमेटी 1999 बताया था हमने आपको। चलिए, तो ये हुआ। उसके बाद है, दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। अपीलीय न्यायिक क्षेत्र का अधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार या मूल न्याय अधिकार। ठीक है, तो सुपरवाइजरी ओरिजिनल, तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई मूल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो दो राज्यों के बीच में जो विवाद है वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है, उसमें उच्च न्यायालय को कोई शक्ति नहीं है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, ये इनका मूल अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो मूल अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में मूल अपीलीय सलाहकार और क्षेत्राधिकार है। इसका विशेष मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य के बीच, दो तरफ या दो से अधिक राज्यों के बीच, यदि और अन्य न्यायिक जैसा कि विवाद में कोई भी प्रश्न चाहे कानून का हो या तथ्य का हो, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है। तो ये मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। ठीक, चलिए। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र भी दे देता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें लागू करवाने का काम है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ उन्हें लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षक प्रकृति में निवेदन सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट भी जारी कर पाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी रिट है। तो हीबस कॉर्पस है। ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं कि भाई आप हमारे सामने, जैसे आपने गैर कानूनी तरीके से बंदी बना रखा है, उसे लेकर आइए। ठीक है, उसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस का परमादेश है कि भाई हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपना ड्यूटी या आप अपने पद की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करें। उसके बाद प्रोहिबिशन है, कोई भी गलत आदेश है उसे रोक सकती है। ठीक है, क्यू वारंटो है, आपसे पूछ सकती है कि भाई किस अधिकार से आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, किस अधिकार से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसके लिए। और उसके बाद है सर्टियोरी, तो भाई कोई भी निवेदन मतलब उत्प्रेक्षण की भाई आप किस अधिकार से इसे सुन रहे हैं, ये हमारे पास भेज दीजिए, आपके न्याय क्षेत्र में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी की सारी 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी रिट है, ये आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उसके बाद परमादेश है, उसके बाद प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेक्षण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। नेक्स्ट है, बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी। तो क्यों की गई थी बीपी मंडल? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी होने वाला है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ये पूरी की पूरी कमेटी या आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मंडल आयोग जिसे आधिकारिक रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग
देखिए आया ना, कहा जाता है, रूप से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को की गई थी। ये ध्यान रखेंगे, 1979 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें। को भारत सरकार द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत की गई थी। तो ये आप ध्यान रखें, किस प्रधानमंत्री ने की थी? मोरारजी देसाई ने की थी, ठीक है? उसके बाद फिर आयोग की अध्यक्षता एक सांसद बीपी मंडल ने की थी। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के साधन के रूप में आरक्षण पर विचार करना था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी, किंतु इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का नीतिगत निर्णय 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में लिया गया था। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ गया कि भाई उस समय निर्णय 1989 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था? तो वीपी सिंह हुआ करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है? तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कौन-सा है? ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी? द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक्ट वाला टॉपिक जो है वो कॉमन रहता है, ठीक है? आप जब हमसे पूरी हिस्ट्री या एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन ही रहता है दोनों में, ठीक है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, भाई इसमें है भारत सरकार अधिनियम 1919, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी अपन कहते हैं, ठीक है? तो चलो जरा देखें कि क्या-क्या हुआ है इसमें। ठीक है? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसमें अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई थी। यह अधिनियम 1916 और 1921 के बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है? के तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू की एक रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। इसलिए इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। क्यों? क्योंकि भाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड हमारे वायसराय हुआ करते थे और उनके जो सचिव थे, उनके जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे देश के, वो थे एडविन मॉन्टेग्यू, और इसी वजह से इसे चेम्स है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हम कहते हैं, ठीक है? चलिए, इसलिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित संवैधानिक सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधारों के रूप में जाना जाता है। देखिए, नया नाम मिल गया आपको, मॉन्टफोर्ड, ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें, मॉन्टफोर्ड सुधार आपसे पूछा जाएगा। तो ये, उसके बाद डायरची इज अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए एक भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार की एक प्रणाली है, ठीक है? इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। किन्हें? इस सुधार के तहत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिस तरीके से हैं इस समय, उस हिसाब से केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे उन्हें अलग-अलग कर दिया गया, इसलिए ये द्वैध शासन कहलाया, ठीक है? तो इस सुधार के तहत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को अलग-अलग कर दिया गया, मतलब स्टेट में जो सरकार चल रही है वो अलग है, केंद्र में जो सरकार चल रही है वो अलग है, और यही द्वैध शासन कहलाया, ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्न किस अधिनियम में भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इस तरीके से भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरू की गई थी। केंद्रीय विषयों में भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित क्षेत्रों में सभी विषय शामिल थे या जिनमें अतिरिक्त प्रांतीय हित प्रमुख थे, ठीक है? प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। देखिए, ध्यान रखिएगा, हर लाइन एक क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो आप ध्यान रखिए, आरक्षित और स्थानांतरित 2 भागों में, ठीक है? उसके बाद आरक्षित विषयों को राज्यपाल के पास रखा गया और हस्तांतरित विषयों को भारतीय मंत्रियों के साथ राज्यपाल के साथ-साथ रखा गया, ठीक है? देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि आप ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेपर है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, और जितना हम एक्स्ट्रा आपको दे सकते हैं वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस आप क्रिस्प नोट्स बनाइए इनके और रिवीजन को एट पार लेवल पे ले जाइए, मतलब ऐसा कि बस इसके बाद आपका सिलेक्शन आपका वेट ही कर रहा हो, ठीक है? इसे आप ध्यान रखें। तो ये, उसके बाद है नेक्स्ट, कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन-सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो भाई हम सबको पता है कि अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। जी हाँ, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग इम्पीचमेंट पास किया जाता है।
ठीक है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है? तो आप ध्यान रखना, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई ये कौन-सी प्रक्रिया है? तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें। अब ये होता क्या है? तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ये प्रक्रिया किसी एक में शुरू की जा सकती है। अगर भारत के सांसदों को, सरकार को ये लगता है कि राष्ट्रपति अपना कार्य सही नहीं कर रहे और वो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं राष्ट्रपति। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है जनता, और जनता ने चुना है प्रतिनिधियों को जिन्हें हम सांसद के रूप में जानते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि भाई सबसे बड़ी संसद है हमारे यहाँ, और अगर राष्ट्रपति भी हमारे कानूनों का पालन नहीं करते, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं, तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। वो ये न इस गलतफ़हमी में नहीं रह सकते कि वो कुछ भी करेंगे क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है? इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात है कि हमारी लोकतंत्र की सबसे विशेष बात है कि हमारे यहाँ जितने राष्ट्रपति रहे हैं, वो सारे योग्य रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं किया। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों सदनों में से, राज्यसभा या लोकसभा में से, ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आरोप एक सूचना पत्र में सम्मिलित होता है, जिसमें उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 मतलब 25% लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद राष्ट्रपति को सूचना पत्र भेजा जाता है, 14 दिनों के बाद इसे विचार के लिए लिया जाता है। तो 14 दिन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस भेज दिया जाता है? तो 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, प्रक्रिया शुरू होने के 14 दिन पहले, जिससे राष्ट्रपति अपनी सफाई देने के लिए, अपने अधिकारों को बताने के लिए तैयार हो सकें। ठीक है? उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव को मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे भाई, कितने सदस्यों से? पच है ना, 2/3, 2/3 से। और इसके बाद एक दूसरे सदन को भेजा जाता है। तो अब जैसे राज्यसभा में हो गया, तो राज्यसभा भेज देगी इसे लोकसभा में। अगर लोकसभा में हुआ, तो इसे भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। भेजा जाता है, दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जाँच करता है। अब एक समिति बनाएगा दूसरा सदन और जाँच करेगा। यदि दूसरा सदन फिर से विशेष बहुमत से लगाए गए आरोपों को भी मंजूरी दे देता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये 2/3 बहुमत से पास होना ज़रूरी होता है, और इसके बाद राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए मान लिए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। चलिए, उसके बाद है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जिला न्यायाधीश जो होते हैं, वो उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं, क्योंकि हमारा अ, जो राज्य का हाई कोर्ट है, उसी के अंतर्गत सारे जिला और जिन्हें अपन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, वो सब आते हैं। तो भाई उच्च न्यायालय है, क्या है? उच्च न्यायालय है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो भारत में जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना है उच्च न्यायालय के निहित होता है। किसके? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक? चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, या सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो भाई इसका जो आंसर होने वाला है, वो क्या है? वो है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। इसे आप ध्यान रखेंगे, हमारा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक? तो चलो देखें जरा। सामाजिक न्याय दरअसल वैसे समाज या संगठन को स्थापित करने की अवधारणा है जो समानता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित हो, साथ ही मानव अधिकारों को मूल्यों को समझे तथा प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को भी पहचाने। सामाजिक न्याय कोई अलग बात नहीं, बल्कि समाज निर्माण का ही अभिन्न अंग है। न्याय के बिना समाज की संकल्पना अधूरी है। ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें।
ठीक है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो भैया बताएँ ज़रा, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या कानून? तो भैया स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी बात है अधिकार। जी हाँ, कौन है? अधिकार हैं। अधिकार जब तक नहीं होंगे तो फिर काहे की स्वतंत्रता, ठीक है? तो इसलिए आप ध्यान रखें, अधिकारों का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है या उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई व्यक्ति समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए आप ध्यान रखें कि भाई राइट जो है, अधिकार है वो है, यहाँ पर प्रतिबंध नहीं चलेंगे, यहाँ पर अधिकार चलेंगे, ठीक है? चलिए उसके बाद है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन-सी होती है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सरकारी? तो भाई लोकतंत्र जो है वो एक राजनीतिक शब्द है। जी हाँ, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, हमारे बीच में से ही कोई देश के सर्वोच्च पद पद भी पहुँच सके, जिसमें कोई भी वंशानुगत ना हो। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ये लोकतंत्र है और यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है वो बन जाएगी। तो बी आ गया है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। देखिए आया ना राजनीतिक। उसके बाद इसके अलावा लोकतंत्र का सिद्धांत और संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांत समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनते हैं, पर मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। ठीक है? क्योंकि हम ही चुनेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा, ठीक? फिर है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो भाई ध्यान रखेंगे कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायतें हैं हमारे यहाँ, तो त्रिस्तरीय इसमें आपको दिख रही हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला, तो ये बी वाला हो जाएगा, बाकी तो द्विस्तरीय नहीं है, वहाँ 4 स्तरीय नहीं है और ये ग्राम स्तरीय 1 स्तरीय नहीं है, तो त्रिस्तरीय है। आप में से जो लोग भी जानते हैं इस बात को, उन्हें पता होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इस प्रकार एक त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, वो कौन थे बताएँ ज़रा? तो आप सबको पता है कि ये कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? जिन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक राष्ट्रपति पर कार्यरत थे। वे 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार सँभालने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है? इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसे अंतरिम संसद ने अपने कामकाज के लिए स्वीकार कर लिया था, ठीक? उसके बाद है संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है? केंद्र सूची जिसमें वे विषय हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास, ठीक है? जैसे मोदी गवर्नमेंट इस समय है। उसके बाद राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है, इसमें केंद्र दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा, ठीक है? जैसे हमारे आप कोई किसी भी राज्य से आप हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जो अ, विधायिका है, वहाँ के जो मंत्रिमंडल हैं, वो जो कानून बना सकते हैं। उसके बाद समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट इसमें दोनों केंद्र को और राज्यों को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यदि दोनों ने कानून बना दिए हैं, तो फिर केंद्र सरकार का कानून मान्य किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये जो पूछा गया है इसमें, ये राज्य सूची के विषय हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय ये राज्य सूची के विषय में आते हैं, ठीक है? इसे आप ध्यान रखें तो इस पे राज्य सरकार का अधिकार होता है और फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 61 विषय हैं, पहले 66 हुआ करते थे जिन्हें कम करके अब 61 कर दिया गया है। तो 61 सब्जेक्ट 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे मताधिकार किसे दिया? तो ये न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था। इसे आप ध्यान रखें, ये न्यूजीलैंड है। ठीक? चलिए देखते हैं तो हुआ क्या है? तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने महिलाओं को 1893 में संसदीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति देने वाला पहला देश था। तथापि महिलाओं को 1919 तक चुनाव में खड़े होने से रोका गया था। इसका अनुसरण ऑस्ट्रेलिया,
द्वारा 1902 में एवं स्कैंडिनेवियाई देश जो थे उनने 1906 से 1915 के दौरान किया था। ठीक, इसे आप ध्यान रखें। चलिए उसके बाद है वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे चरण सिंह जी हैं। जी हाँ, किसान नेता, जिनकी याद में 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, और जिन्हें अभी 2023 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो इन्हें ही आप ध्यान रखेंगे कि ये वो जो चरण सिंह जी हैं, ये ही हैं वो जो कभी भी संसद नहीं जा पाए। ठीक है, 1 साल का इनका कार्यकाल था, लेकिन ये संसद नहीं जा पाए, तो इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के गणराज्य के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भूमि कानूनों के तहत मुकदमा में श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों का समर्थन करने से इनकार किया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण उन्होंने अपना संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान संसद सत्र का सामना नहीं किया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं सही है। तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो नहीं भाई, हमारे यहाँ जनतंत्र जो है, वो रिपब्लिक जो है, वो हमारे प्रतिनिधियों को चुनने की आज़ादी देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ए वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है? चलिए, तो लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं, जो उन पर शासन करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में हो सकता है। उसके बाद एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सीधे उन मुद्दों के लिए मतदान करते हैं जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, जबकि प्रतिनिधि रूप में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद है फिर 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो भाई ध्यान रखेंगे कि 1950 जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, हमारे देश का शासन जो है वो चल रहा था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यही वो लास्ट एक्ट था जो अंग्रेज हमारे देश में लेके आए थे, और ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज था जो भारत पे लागू किया गया था। और आज भी हमारे संविधान का 60% हिस्सा इसी से प्रेरित है, इसी से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, या उस समय के ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया सबसे लंबा कार्य था। इसलिए इसे दो अलग-अलग कृत्यों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा अधिनियम 1935, क्योंकि इसी के द्वारा बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसे भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा द्वारा गठित एक नए संविधान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद फिर है संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई 22 है। कितनी है? 22 है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद 22 हो गई है। इन भाषाओं में से 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बताइए जब भारतीय संविधान लागू किया गया था 1950 में, तब भारत में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 हुआ करती थी। बाद में 8 और अलग-अलग संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई, और इस वजह से अब भारत में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है 22। ठीक है? तो 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है? 21वें संशोधन द्वारा। उसके बाद मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक? और बाकी तो आपने देख ही लिया। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में
दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन-सी थी? तो 2018 तक नहीं, इस समय भी सबसे बड़ी पार्टी अगर सदस्यता के मामले में देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अत्यधिक तेज़ी से अपने आप को विकसित किया है, देश को विकसित किया है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन खुद को भी विकसित किया है और बहुत सारे सदस्यों को अपने साथ जोड़ा है, ठीक है? और इसमें बहुत, बहुत बड़ा योगदान होता है उनकी सक्रिय राजनीति की, उनकी सक्रिय तत्परता की। और अभी आपने देखा था कि भाई कई जगह आप देखते हैं कि भाई जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं और आप देखेंगे कि वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और इसी वजह से नए-नए कार्यकर्ता वो शामिल करते हैं। और अभी तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अभी सबसे बड़ी पार्टी है और 2019 तक अगर देखा जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि 2018 के रूप में राष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व था और 2015 में इसके 8.80 करोड़ सदस्य थे, जो वर्तमान में इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2026 में लगभग 11 करोड़ हैं। कितने हैं? 11 करोड़ हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए उसके बाद है जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो आप ध्यान रखेंगे 2019 तक जो संख्या थी 2019 तक वो 448 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 448। जैसे आपने देखा था कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तब 395 अनुच्छेद थे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते हुए ये 448 हो गए 2019 तक और वर्तमान में अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग ये 470 है, 470 ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें अच्छे से। और भाग की बात की जाए तो 22 भाग हुआ करते थे, जो अब 25 भाग हो गए हैं, ठीक है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भागों, 12 अनुसूचियों में से 448 अनुच्छेद शामिल हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद शामिल थे। वर्तमान में अब 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया? तो ध्यान रखेंगे 1986 जी हाँ, 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो बदल दिया गया था 1986 ठीक? तो यहाँ पर दिसंबर 2018 में लोकसभा द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 को प्रतिस्थापित किया। नए विधेयक में भ्रामक विज्ञापनों, खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कठोर दंड और यहाँ तक कि कारावास का प्रावधान भी है और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट है वाणिज्य मुकदमों के बारे में सरकार को निम्नलिखित में से कौन-सा सुझाव भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित किया गया? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है हमारा, ठीक है? उसमें क्या बताया गया? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसमें एक बात जो खास बताई गई थी, काफ़ी हाइलाइटेड भी हुई थी, वो थी मुकदमों की विचारधीनता कम करनी चाहिए। मुकदमे जो इतने लंबे-लंबे समय तक चलते हैं, उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी होती है और इसी वजह से क्या करना चाहिए? इसमें वाणिज्य मुकदमों में सरकार को जो विचारधीनता है वो कम करनी चाहिए, ठीक है? चलिए तो देखते हैं हुआ क्या है ये। तो यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में कर संबंधित लंबित मामलों को कम करने के लिए मुकदमेबाजी को सुलझाने में निरंतरता लाने के लिए उच्च न्यायालयों में अलग-अलग पीठों बेंचों की स्थापना की सिफारिश की गई है, ठीक है? इसमें कहा गया है कि 2014 में कर पीठ के गठन के बाद से सर्वोच्च न्यायालय कर मामलों को तेजी से बढ़ते लंबित मुकदमों की प्रवृत्ति को उलटने में सक्षम हो गया है, ठीक? इस मॉडल को कानून के रूप में अन्य व्यावसायिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जब आवश्यक हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के प्रत्येक उच्च न्यायालयों में दोहराया जा सकता है। तो बस अगर विचारहीनता कम कर दी जाए, जो बार-बार पेशी होती हैं, बार-बार दिक्कतें सामने आती हैं, जिनमें लंबे-लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, उनके लिए सुझाव दिया गया था कि उन्हें कम किया जा सकता है, ठीक है? केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाता है। तो भैया केंद्र सरकार का वार्षिक विवरण जो रहता है हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट मतलब 1 फरवरी को बजट होता है, उसके जस्ट 1 दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है दोनों सदनों में, ठीक है? तो 1 दिन पहले। तो भारत सरकार द्वारा अर्जित अनुमानित धन, विभिन्न राज्यों की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का ब्यौरा, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा और जिला परिषद द्वारा खर्च किया गया अनुमानित धन। तो भाई यहाँ पर सी है क्योंकि बजट जो है वो भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का ब्यौरा होता है, कितना हम कमाएँगे और कितना हम खर्च करेंगे, ठीक है? चलिए। तो सी आ गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 ध्यान रखेंगे बजट 112 के अनुसार 1 वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है
उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। यह वर्ष 2016 में 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखें। तो बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है? तो हमारे यहाँ वैसे भी बजट नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा संसद में प्रस्तुत करवाते हैं, ठीक है? इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है? 22 भाषाएं इसमें शामिल आ रही हैं। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 344 और संविधान के 351 में होते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है? 8वीं 344 ए और संविधान के 351 में होते हैं, ठीक है? और बाकी हमने 22 भाषाओं को आपको पहले ही बता दिया था, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है? ठीक है, चलिए। फिर है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे हैं। राज्य बनने के लिए उनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं, राज्य बनने के लिए बहुत बड़े प्रांत हैं, और बहुत बड़े प्रांत हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई बहुत छोटे हैं वो, ठीक है? इसलिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश माना गया। उसमें एक कॉलम ये भी है, बाकी क्या था देखते हैं हम। तो स्वतंत्रता के दौरान संविधान के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश या तो भारत का हिस्सा नहीं थे, या वे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे थे, ठीक है? ध्यान रखना आप दोनों बातें। इसके अलावा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से इन क्षेत्रों के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है? इसे आप ध्यान रखना। बस 1 मिनट रुकना, हमें लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट करना है, बस आप 1 मिनट रुकिए, ठीक है? जी हाँ, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसके अलावा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के नाम से इन क्षेत्रों के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की सिफारिश की थी। उस समय यह देखा गया कि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से असंतुलित हैं, वित्तीय रूप से कमजोर हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर थे। इसलिए वे अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जीवित नहीं रह सकते थे। केंद्र सरकार पर निर्भर रहना उनके लिए आवश्यक है, और इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया। तो देखिए, वो जो कॉलम था बहुत छोटे थे, वो इसमें शामिल आ गया, ठीक? उसके बाद है, भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया, भारत के वित्त आयोग का गठन जो है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और क्या-क्या इसमें खास बात है वो हम पढ़ लेते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करता है, ठीक है? विधि और नियम निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 280, ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को 5 साल या उससे पहले के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग देखिए, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। भारत सरकार अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सचिव सहित आवश्यक सहायता और श्रम शक्ति प्रदान करती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं आपके, जी हाँ, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके। आप अगर इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, क्रिस्प नोट्स बना लेंगे, तो रिवीजन के साथ आप अपने एग्जाम की एक जो तैयारी ना, उसे एक एज दे पाएंगे, जो दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो भैया, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है वो हमारे 23 और 24 अनुच्छेद में होता है। जी हाँ, 23 और 24 अनुच्छेद में। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, वरना हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार निहित हैं। भारतीय संविधान का 23 अनुच्छेद जो है वो मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, आप किसी की खरीद बिक्री नहीं कर सकते मानव की, बलात् श्रम जबरदस्ती उससे कोई कार्य नहीं करवा सकते, और अन्य समान गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, ठीक है? इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रावधान के किसी भी उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, पक्का है ये, ठीक? उसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों,
खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं कारखाने में, वहाँ पे बड़े कॉलम में लिखा रहता है कि हम यहाँ पे बाल श्रम नहीं करवाते, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता। ठीक है? यह अनुच्छेद बच्चों के कल्याण के लिए तथा बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है। ठीक? तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में सुधार किया गया था। अब क्या था? तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कार्य किया था इसमें और जिससे बहुत कुछ बदल गया। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि इसमें दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। क्या किया गया था? दल बदल विरोधी कानून को शामिल कर लिया गया था। ठीक? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल निरोध से संबंधित प्रावधान किया। इस संशोधन में अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 ध्यान रखना बदल दिया गया। ये चार जो हैं आपको पता होने चाहिए, 101, 102, 190 और 191 बदल दिया गया। इस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायिका को दोष के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है और इसमें अनुसूची 10 सम्मिलित की गई। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई विधायक है, मान लीजिए वो कांग्रेस से जीता हुआ है और अब वो बीजेपी में जाना चाहता है, तो वो अपने पद के साथ ही पहुंच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर विधायक जिस पार्टी से जीता है और यदि वो किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता लेता है, तो उसकी जो सदस्यता है, वो जो विधानसभा की सदस्यता है या लोकसभा की सदस्यता है, वो शून्य हो जाएगी। जी हाँ, मतलब वो अपने पद पर नहीं रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात हुई जिसकी वजह से भारत में दल बदल जो होता था, सरकारें गिरती थी, वो सब बदल गई। ठीक है? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भैया ध्यान रखेंगे, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन पारित किया गया था। वो था किस बारे में? तो देख लेते हैं। 1951 में अस्थायी संसद द्वारा पहला संशोधन पारित किया गया था, जिसमें एक सीमित मताधिकार पर चुना गया था। 1951 में लागू संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए। ठीक है? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार फंडामेंटल के क्षेत्र में कई बदलाव किए। ठीक? इसमें बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन कानूनों के सत्यापन के खिलाफ प्रावधान किया और स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार ऐसे कानूनों को लागू करने पर रोक नहीं लगाता जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार प्रदान करते हैं। ठीक? इसमें भूमि सुधार और उसमें मौजूद अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। ठीक? चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? ठीक है? तो राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल? तो बिल्कुल आपको पता है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी स्थिति है जब देश में या तो कोई बाहरी हमला हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस समय हमारे अधिकारों को कम किया जा सकता है क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए, सॉवरेनिटी, संप्रभुता के लिए जरूरी होता है। तो मौलिक अधिकार प्रकृति में निरपेक्ष नहीं है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों और शालीनता या नैतिकता को बनाए रखने के लिए उन पर कूट प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब आपको जीने का अधिकार जो जिसे हम कहते हैं उसे नहीं छीना जाएगा, बाकी सारे के सारे अधिकार आपके मान लिए जाएंगे। जैसे अभी कोविड में आपने देखा था कि हम कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तो एक तरह से आपातकाल इसी तरह से होता है। जब देश खतरे में हो तो आप पे कई सारे प्रतिबंध लग सकते हैं और बिल्कुल लगने भी चाहिए क्योंकि जब तक देश रहेगा तब तक ही तो हम लोग रहेंगे। मौलिक अधिकारों के प्रयोग को एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जा सकता है जिसमें मार्शल लॉ या सैन्य शासन के तहत रखा गया हो। युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि संविधान इस प्रकार के आपातकाल को निरूपित करने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है? इसे आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई बड़ा ही कठिन सवाल है ये तो, है ना? बड़ा ही कठिन सवाल है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट गलत भी कराते हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान लिखा गया था तब 8 अनुसूचियां थी, बाद में 12 अनुसूचियां बन गई जो समय समय पर जुड़ती चली गई। ठीक है? तो अनुसूचियां मूल रूप से तालिकाएं हैं जिन्हें अनुच्छेद में वर्णित अतिरिक्त विवरण नहीं है।
शेड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स विच कंटेन एडिशनल डिटेल नॉट मेंशन इन द आर्टिकल। तो देखिए संविधान क्या है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब उसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने आप में बहुत डिफाइनिंग है। जी हाँ, जैसे पंचायतें तो या नगर पालिकाएं या बहुत सारे ऐसे जैसे हमारी भाषाएं, तो अब ये क्या खुद ही बहुत डिफाइन है। अब अगर इन्हें बार बार संविधान में ही ऐड किया जाएगा, हर अनुच्छेद के अनुसार ऐड किया जाएगा, तो जो 470 अनुच्छेद अभी हमने बताए वो हो गए होते अभी तक 2000। तो इस वजह से इन्हें, ये टेबल्स हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट के साथ अलग से जोड़ दिया गया है, जिससे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ती है और आपको पूरी की पूरी जानकारी अलग से मिलती है। कि यदि आपको पंचायतों के बारे में जानना है तो आप 11वीं अनुसूची में जाएंगे तो पंचायतों से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अलग अलग संशोधन द्वारा 4 और जोड़ी गई हैं। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। उसके बाद है केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, ये आप ध्यान रखना। अभी हमने आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताया था कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हमारे बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो एक दिन, यही वो क्वेश्चन था जो हम आपको बता रहे थे, एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा। 1 फरवरी को जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 31 जनवरी को दोनों सदनों में रख दिया जाएगा। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक दिन पहले। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनके दल द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले से संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इसे आप ध्यान रखें। पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में इसे अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। ये क्वेश्चन बन गया आपका कि बताइए बजट के साथ अंतिम रूप से कब ये प्रस्तुत किया गया था? तो 1964 में। उसके बाद से ये एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक। उसके बाद है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे स्थापित कर दिया? तो हम ध्यान रखेंगे, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये रिपीट क्वेश्चन है, बस उसकी थोड़ी भाषा बदल गई है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को इसने रिप्लेस कर दिया था, जिसके बारे में हम सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम को भारत सरकार 1942 को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब आते हैं भारत, चलिए, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में से संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर अधिकार रखता है? तो भाई संविधान संशोधन की शक्ति आती है हमारे पास अनुच्छेद 368 से। जी हाँ, अनुच्छेद 368 से। इसे आप ध्यान रखें। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कर सकती है हमारी संसद। तो इस अधिनियम को जी हाँ, तो यहाँ पर संविधान के भाग में अनुच्छेद, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक। और इसके लिए अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों के लिए प्रावधान करता है, जो कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानसभाओं के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन प्रदान करता है। तो 368 के द्वारा ही संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की आवश्यकता होती है। इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। चलिए, उसके बाद है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होती है। देखिए, वयस्क पुरुष द्वारा चोट या नुकसान की धमकी के मामले पर लागू होती है। डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती हैं, रह चुकी हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कार्यस्थल पर जो हिंसा है ये शामिल नहीं की गई है। जी हाँ, बिल्कुल ये हिंसा शामिल नहीं की गई है। चलिए, तो देखते हैं क्या आ रहा है।
तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं को सुरक्षा धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा देती है। घरेलू हिंसा में किसी भी शारीरिक, यौन, मौखिक या आर्थिक दुर्व्यवहार के कारण पीड़ित महिला की सुरक्षा, जीवन, स्वास्थ्य या कल्याण के लिए कोई नुकसान या चोट पहुंचाना शामिल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें गैर कानूनी दहेज की मांग को पूरा करने के लिए पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदार को किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती करने के लिए कोई चोट या नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। हिंसा करने की धमकी भी इस परिभाषा के अंतर्गत आती है, समझिए आप। इसलिए भाई हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उन्हें दर्जा दिया गया है माँ का, और इसलिए माँ के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके अलावा इसमें गैर कानूनी दहेज की मांग तो जो हमने आपको बता दी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। उसके बाद है 2018 में बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? तो भैया इस समय जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, राष्ट्रपति जी का 5 लाख रुपए है, जिसे थोड़े दिन पहले ही बदला गया था। तो हुआ क्या है, हम बता देते हैं आपको। तो बजट 2018 के अनुसार राष्ट्रपति के मासिक वेतन को 5 लाख रुपए करने के लिए संशोधित किया गया है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख मासिक वेतन का प्रावधान है। पहले ये 1.5 लाख हुआ करता था, 1.25 लाख हुआ करता था, और ये 1,10,000 रुपए हुआ करता था राज्यपाल का वेतन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आज हमारे क्वेश्चन हुए हैं। ठीक, और ये पार्ट 1 है, तो आप आगे के लिए तैयार रहें, बस इन्हें अच्छे से क्रिस्प नोट बनाएं, और फिर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। तो बस मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।